अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्तफ़ा मुस्तनसिर, डायरेक्टर रिसर्च फ्रॉम टॉरस सिक्योरिटीज़। आज मैं कुछ आपके साथ जो रीसेंट मार्केट और इकॉनमी रिलेटेड जो अपडेट्स आई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिसमें फर्स्टली तो ये कि गवर्नमेंट ने जो है अक्टूबर की इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज़ किया था मंडे को, जो कि 6.2% रहा ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और तकरीबन 2% रहा ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। और इसका प्राइमरी रीज़न जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ने का था, जो कि हमने हमारी फोरकास्ट में भी मेंशन किया था, एक तो ये कि कुछ फूड आइटम्स थे जिसके अंदर अनियन है, टमेटो है और वीट है, तो इनकी प्राइसेस में थोड़ा इजाफा देखा गया। बाकी भी दूसरे जो वेजिटेबल्स हैं उनकी भी कीमतों में थोड़ा इजाफा देखा गया बिकॉज ऑफ द फ्लड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। फिर इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान से हम चीज़ें इंपोर्ट करते थे तो उनकी भी जो डिस्ट्रप्शन हुई बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द बॉर्डर्स, तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो आपके कोर इन्फ्लेशन है, कोर सेगमेंट्स है, तो वो भी काफ़ी स्टिकी रहेगी, और वैसा हुआ बिल्कुल। हाउएवर अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के अंदर हमने ये देखा कि कोर इन्फ्लेशन ने जो है थोड़ा सा पिकअप लिया है in the month of October. So which I think is slightly concerning on a forward-looking basis, right? And based on these factors, अभी हमारा जो inflation का जो forecast है for FY26, it remains between 7.5% to 8% for the year. Um, और इसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि वी एक्सपेक्ट के जो आपके फूड प्राइसेस हैं वहाँ पे हमें फर्दर जो है प्रेशर्स देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स, स्पेशली जैसे विंटर शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ जो है हमें लगता है कि जो कोर सेगमेंट है, कोर इन्फ्लेशन है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन स्टिकी इन द कमिंग मंथ्स एज वेल। तो वहाँ से भी जो है वो आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन पे प्रेशर बना रहेगा। और गवर्नमेंट अगर जो है किसी तरह की यूटिलिटी प्राइसेस में कोई एडजस्टमेंट करती है तो उसका भी इम्पैक्ट हम फोर्सी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूल प्राइसेस भी जो है फ़िलहाल तो म्यूटेड हैं, उनका इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस है तो दैट हैज़ रिमेन्ड वेरी बेरिश, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में फ्रॉम दैट एंड, बट वी डू एक्सपेक्ट के बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट एज वेल, स्पेशली जो आपका लेटर हाफ ऑफ द ऑन गोइंग फिस्कल ईयर होगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन में एक पिकअप आएगा। और बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हमें लगता है कि जो स्टेट बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट को भी 11% पे ही बरकरार रखेगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस फिस्कल ईयर। अच्छा जी, एक और भी काफ़ी एक डेवलपमेंट हुई है ओवर द पास्ट फ्यू डेज़, और जो हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, और वो ये कि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आने वाली है, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी और मोस्ट लाइकली पार्लियामेंट से अप्रूव भी की जाएगी इन द कमिंग डेज़। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट चेंजेस हैं विच विल टेक प्लेस, जिसके अंदर आपके जुडिशरी से रिलेटेड है, आपकी आर्म फोर्सेस की जो कमांड है उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। फिर इसी तरह से आपके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आपके कोर इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल डिस्कस कि जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं और जो हमें डायरेक्टली हमारी मार्केट को और जो हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करेंगे, तो उनको मैं ज़रा उन पे थोड़ी सी रोशनी डालता जाऊँ। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है पाकिस्तान में NFC अवार्ड जो है वो नाफिज किया गया था, जिसके अंदर जो है हर प्रोविंस का जो है एक अपना उसका शेयर होता है इन द रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होते हैं एवरी ईयर, और वो हर प्रोविंस को जो है वो गवर्नमेंट उनको वो उसके हवाले कर देती है। राइट, तो जितनी भी मुल्क में टैक्स कलेक्शन होती है तो वो सारा जो रेवेन्यू है वो हर प्रोविंस को उसके अपने एलोकेशन के मुताबिक जो KNFC अवार्ड में डिसाइड की गया है, तो उनको वो फंड्स हर दफ़ा हर साल मिल जाते हैं, अब तक मिलते आ रहे हैं। और ये जो है ये गारंटीड शेयर होता है,
इसके अंदर किसी किस्म का कमी नहीं होती, बढ़ सकता है बट कमी इसके अंदर नहीं आती। तो इससे होता ये था कि डे वन से जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिंग के प्रेशर आते थे, बिकॉज फेडरल लेवल पे जो आपकी स्पेशली जो डेट रीपेमेंट्स हैं जितनी भी है, डोमेस्टिक डेट की है, एक्सटर्नल डेट की है, राइट। तो और इसी तरह से जो आपका फेडरल पीएसडीपी है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो अपने जो रेवेन्यू शेयर जो वो रिटेन करती थी उसमें से उसको ये सब चीज़ एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ता था। एंड नेचुरली डे वन से जो है हमारा बजट ऑन अ फेडरल जो फेडरल बजट है वो एक डेफिसिट में चला जाता था। तो अब होगा ये कि इफ़ द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ पास्ड, तो ये होगा कि जो एनएफसी अवार्ड का जो मैकेनिज़्म है, तो उसके अंदर जो गारंटीज़ दी गई हैं प्रोविंसेस को फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, जो गारंटीड शेयर्स हैं प्रोविंसेस के, तो मोस्ट लाइकली वो शेयर्स जो हैं वो गारंटीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और एक ज़्यादा प्रूडेंट बेसिस पे एक प्रूडेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है प्रोविंसेस को जो है उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग होगी आपकी फेडरल गवर्नमेंट की। तो आई थिंक ऑन अ फिस्कल लेवल दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव स्टेप, जो कि हमारे डेट बर्डन में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कमी ला सकता है, और गवर्नमेंट के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट के लिए फिस्कल स्पेस क्रिएट करेगा ताकि वो दूसरे जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं उनको वो फाइनेंस कर सके, और जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी पूरी इकॉनमी पे भी पड़े और हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें भी बेहतरी आ सके। दूसरा एक और चीज़ जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस से जो है पॉपुलेशन और एजुकेशन के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को दोबारा से चले जाएंगे, जो कि करंटली प्रोविंसेस के हाथ में थे। तो एक तो ये चीज़ है। इसको थोड़ा और भी मैं डिस्कस करता जाऊँ, जो एनएफसी अवार्ड वाली बात है कि ये आईएमएफ के साथ जब हमारे अभी ईएफएफ जब साइन हुआ, तो उसके बाद से आईएमएफ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंडीशनैलिटी रही है ये, और आईएमएफ ने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, बिकॉज जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो एनएफसी अवार्ड जब इम्पोज किया गया, तो उससे फिस्कली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं आपकी इकोनॉमी के लिए, एंड दैट हैपेंस राइट फ्रॉम डे वन, राइट। तो आईएमएफ का भी इस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आईएमएफ इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि प्रोविंस स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको भी या उन प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी भी फंडिंग या फाइनेंसिंग जो है आईएमएफ चाहता है कि जो है फेडरल गवर्नमेंट के बजाय प्रोविंसेस को ही दे दी जाए, ताकि वो अपने रेवेन्यू कलेक्शन में से उन चीज़ों को भी फंड करे, ताकि जो आपका फेडरल एक्सचेकर है उसके ऊपर प्रेशर को थोड़ा कम किया जा सके, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो ज़रूरी हैं ऑन अ फेडरल लेवल जिनका इम्पैक्ट ओवरऑल मुल्क पे पड़ता है, राइट, तो उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है। तो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो चीज़ें अब तक आ रही न्यूज़ सोर्सेज से हमें मौसूल हुई हैं, जो हमें मालूमात आ रही हैं हमें, तो आई थिंक के जो ये 27th अमेंडमेंट होगी, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड हमने देखा कि अभी जो थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 25 के भी जो रिजल्ट सीजन था, तो वो भी अभी जो है वो केम टू इट्स कंक्लूजन फ्यू डेज बैक, और इसमें जो है हमने ये देखा कि जो आपके KSE 100 इंडेक्स की जो कंपनीज़ हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम देखें 9 मंथ्स कैलेंडर 25 की प्रॉफिटेबिलिटी अगर उनकी हम देखें, तो ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% की अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो देखी गई है। और इसके अंदर अगर मैं कुछ सेक्टर्स आपको बताता चलूँ, तो मेनली तो जो ग्रोथ देखी गई है वो फार्मास्यूटिकल में देखी गई है, OMC सेक्टर में देखी गई है अर्निंग्स ग्रोथ। इसी के साथ साथ सीमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, राइट। फिर ऑटो सेक्टर में भी जो है अर्निंग्स में काफ़ी बेहतरी आई है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस वक्त वो यही है कि इवन कमर्शियल बैंक्स की भी अर्निंग्स में 15% की जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये कि आपकी जैसे जैसे इकॉनमी में डिमांड जो है वो पिकअप कर रही है,
तो जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स हैं उन्होंने दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और वो चीज़ें जो हमें उनके नंबर्स में भी नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसको फर्दर मैं और लेके चलता चलूँ तो अभी रिसेंटली जो है सीमेंट सेक्टर के नंबर्स आए थे डिस्पैचेस के, तो वो भी अगर हम डिस्कस करें तो तकरीबन 12% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है ग्रोथ देखी गई इन टोटल डिस्पैचेस, जिसमें आपकी जो डोमेस्टिक सेल्स है उसमें 15% का मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ देखा गया, जबकि एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 1% का मंथ ऑन मंथ डिक्रीज़ देखा गया। एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करता जाऊं तो इसमें हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स का काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो अफ़गानिस्तान जाता है, और जिस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर का जो मिड ऑफ अक्टूबर से लेके जो एक सिचुएशन चल रही थी आपके अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे, और बॉर्डर ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो गया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग के जो सीमेंट सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स पे, स्पेशली जो नॉर्थ के प्लेयर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट इस चीज़ का आ सकता है, जो कि हमने देखा भी। तो अगर इसी को मैं इलैबोरेट करता चलूँ तो नॉर्थ रीजन के अंदर जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं इसके अंदर ऑन ऑन मंथ बेसिस अक्टूबर में तकरीबन 34% का डिक्रीज़ देखा गया। तो ये चीज़ इस बात को अफर्म करती है जो हमारी अर्लियर असेसमेंट थी। हाउएवर वी नो के जो सीज़ फायर है वो एक सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली एक रीच किया गया बिटवीन द टू पार्टीज़, और इस वक्त की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर है, और it is less tense than what it was a couple of weeks back, or even just a week back maybe, right? तो ये एक अच्छी चीज़ है, एंड वी एक्सपेक्ट के इन द कमिंग मंथ्स जो ये प्रेशर है आपके सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट्स पे, तो ये भी रिसीड होना शुरू हो जाएगा, और हमें लगता है कि जो आपका ट्रांजिट ट्रेड है वो ओपन हो जाएगा, तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर इंडस्ट्री सोर्सेज से भी जो हमारी बातें हो रही हैं और जो हमें क्लूज़ मिल रहे हैं और जो हमें क्यूज़ मिल रहे हैं, सो ये सब चीज़ें इट पॉइंट्स इन डायरेक्शन के इस साल जो है तकरीबन 7 to 8% की जो है इंडस्ट्री की डिस्पैचेस में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर द सीमेंट सेक्टर। तो वी नो कि सीमेंट सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लॉन्ग स्टील सेक्टर की सेल्स पे भी आएगा। फिर इसी तरह से जो दूसरे एसोसिएटेड सेक्टर्स है जिसमें आपके केमिकल है, केमिकल में पीवीसी है फॉर एग्जांपल, पीवीसी की सेल्स में भी जो है हम बेहतरी देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है उसके भी जो है डेटा वो आया था, रिलीज़ किया गया था फॉर अक्टूबर, और उसमें भी जो है हमने देखा कि तकरीबन 9% मंथ ऑन मंथ जो है उसके अंदर ग्रोथ देखी गई है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑन मंथ बेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने देखा कि HSD के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें तकरीबन 21% की ग्रोथ देखी गई, विच एक्चुअली शोज़ के आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पिकअप कर रही है, स्पेशली जो फ्लड रिलेटेड चैलेंजेस थे, जो इश्यूज़ एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, तो वो सब इस वक्त सबसाइड हो गए। तो आई थिंक बोथ दीज डेटा पॉइंट्स दे पॉइंट इन द वेरी राइट एंड वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द मार्केट, और आई थिंक इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट जो है उन्हें अपनी मार्केट में पोजीशंस लेनी चाहिए।